नमस्कार संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने संस्कृत की कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखलाओं को आज आपके सामने हम रख रहे हैं। तो साथियों, आज का वीडियो जो है आपका ऑप्शनली बिल्कुल नहीं है, वन लाइनर के रूप में है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 31। देखते हैं, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो वो आपका है मत्स्य पुराण। क्लियर? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेकिंग हुई है, मत्स्य पुराण होगा। क्लियर? चलिए, जानकारी स्पष्ट हो गई ना। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 32 है। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो वो आपके हैं कल्हड़ जी। राजतरंगिणी पुस्तक की रचयिता जो कि कल्हड़ जी हैं। आपको बता दें, यह प्रश्न आपका यूपी टेट के एग्ज़ाम में अभी पूछा गया था। क्लियर? तो ये हमारी समझ से शायद 18 या 19 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्लियर हो गई बात ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 33। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में आपका है दीर्घ संधि। अक सवर्णे दीर्घ में आपका इस सूत्र के अनुसार विद्यार्थी में आपका दीर्घ संधि होगा। जैसे विद्यार्थी में आपका विद्या में अ लगा हुआ है, अ, और फिर अर्थी में आपका अ। ये दोनों आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। तो बड़ा आ जो है, जब ये दोनों मिलकर बड़ा आ बनाएंगे तो वो बन जाएगा आपका विद्यार्थी। और सूत्र इसका है अक सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र अक सवर्णे दीर्घ होगा। क्लियर? तो इस सूत्र के अनुसार विद्यार्थी में आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आ धन ई मिलकर क्या बनता है? तो आ धन ई मिलकर आपका ए बनता है। और यहाँ पर कौन सा माफ कीजिए, कौन सी आपकी यहाँ पर संधि होगी? कौन सी संधि होगी आपकी? तो इस सूत्र यहाँ पर आपका गुण स्वर संधि होगी। क्लियर? गुण स्वर संधि होगी। वो कैसे? तो देखिए, इसका जो है कुछ हम आपको बात बता रहे हैं। जैसे आ धन ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। आ धन उ मिलकर क्या बनता है? तो ओ बनता है। आ धन री मिलकर क्या बनता है? तो अर बनता है। और आ धन री मिलकर क्या बनता है? तो अल बनता है। तो ये सभी जो है आपके गुण संधि के जो है भाग हैं, और इसको लेकर आपके 4 हैं। क्लियर? तो ये जो है आपके गुण संधि में काम करते हैं। तो आ धन ई मिलकर क्या बनता है? तो ए बनता है। इस तरह प्रश्न आपके पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में आपका द्विगु समास होगा। क्लियर? जहाँ पर जिस शब्द में आपके जो है पहले संख्यावाची शब्द आ जाएं, वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। जानकारी स्पष्ट हो गई ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? यह जो है आपकी 14 माहेश्वर सूत्र हैं। क्लियर? और ये आपका यूपी टेट के एग्जाम में आपका प्रश्न आ चुका है। क्लियर हो गई बात ना। 2018 में शायद पूछा गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वर्ण। क्लियर? मुख से छोटी सी छोटी ध्वनि को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है? तो माहेश्वर शास्त्र कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण को अन्य नाम से हम क्या कहेंगे? तो माहेश्वर शास्त्र कहेंगे। क्लियर हो गई बात ना। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। माहेश्वर का अर्थ क्या होगा? तो शिव जी होगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि माहेश्वर में कौन सी संधि काम कर रही है? तो अब इसमें जो है महा धन ईश्वर। क्लियर? तो महा में आ लगा हुआ है, आ धन ई मिलकर क्या बनाएगा? तो ए बनाएगा।
क्लियर। अभी आपसे इसके ऊपर हमने आपसे चर्चा की थी इस प्रश्न के बारे में। तो इसमें आपका क्या होगा, गुण स्वर संधि काम करेगी, इसमें गुण स्वर संधि होगी। समझ रहे हैं ना। अभी हमने आपसे ऊपर इस प्रश्न के बारे में चर्चा की थी। तो आ धन ई मिलकर बनाएगा आपका ए, आ धन उ मिलकर बनाएगा ओ, आ धन री मिलकर बनाएगा अर, और आ धन री मिलकर बनाएगा अल। क्लियर हो गई बात ना। ये सभी आपके गुण स्वर संधि में काम करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ण का क्या अर्थ होता है। तो वर्ण का जो है अक्षर या ध्वनि, इसका भाग मान लिया जाता है। समझ रहे हैं ना। क्योंकि जिस वर्ण का हम उच्चारण करेंगे तो उसका जो है हम साउंड करते हैं, यानी ध्वनि निकालते हैं। ध्वनि के माध्यम से हम उस वर्ण का जो है क्या करते हैं, अपनी ध्वनि के माध्यम से उस वर्ण को हम इंगित करते हैं कि ये वर्ण उस जगह पर लिखा हुआ है। चाहे आपकी बुक में हो, चाहे आपका ब्लैक बोर्ड पे हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो ध्वनि के माध्यम से उस अक्षर को हम पढ़ते हैं, उस वर्ण को। तो जो है आपका ध्वनि जो है उस वर्ण का आपका एक भाग हो गया। तो यहाँ पर वही कहा गया कि वर्ण का क्या अर्थ होता है, तो अक्षर या ध्वनि होता है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उसे हम क्या कहेंगे, तो स्वर कहेंगे। इस प्रश्न को आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जिन वर्णों में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं वो आपका वर्ण जो है स्वतंत्र होता है, वही आपका स्वर कहलाता है। और जहाँ पर किसी अन्य वर्ण की हम सहायता लेते हैं वो जो है आपका क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। क्योंकि व्यंजन अधूरा होता है और स्वर जब उसमें जुड़ जाता है तो वो पूरा हो जाता है। और स्वर के बिना जो है व्यंजन हमेशा अधूरा माना जाता है और वो आधा होता है। और जब स्वर जुड़ जाता है तो वो पूर्ण रूप से व्यंजन मान लिया जाता है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला आपका है ह्रस्व, दूसरा आपका है दीर्घ, और तीसरा आपका है प्लुत। तो ये आपके जो है स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जानकारी स्पष्ट हो गई ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतवर्ष में देवभाषा किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को कहा जाता है भारतवर्ष में देवभाषा। तो ये जो संस्कृत है ये आपका देवतुल्य भाषा मानी जाती है। समझ रहे हैं ना, देवतुल्य भाषा। क्योंकि संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जो है जन्म हुआ है और संस्कृत ही आपकी एक ऐसी मातृभाषा है जो आपके संस्कारों को परिलक्षित करती है। समझ रहे हैं ना। तो जो है इसे देवतुल्य भाषा की संज्ञा दी जाती है, यानी देवतुल्य भाषा माना जाता है आपके भारतवर्ष में। क्लियर हो गई बात ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे आपका भाई बहन, माता पिता, ये आपके भैया भाभी, ये सब जो है आपके क्या हैं, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुब्रीहि समास का कोई एक उदाहरण बताइए। तो उत्तर आपके सामने है लंबोदर। और साथ साथ हम आपको और बताना चाहते हैं कि बहुब्रीहि समास का आप कुछ अन्य उदाहरण भी इसको आप सर्च करिए। ये हमारे लिए जो है हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। तो इसके बारे में अन्य शब्दों को ढूंढिए और उनका आप खंड करिए और उसको प्रयास करिए कि कैसे बहुब्रीहि समास होगा। और हम बहुब्रीहि समास को जो है हमने अपने EVS माफ़ कीजिएगा संस्कृत नाम से प्लेलिस्ट हमने बनाया है, वहाँ पर जाके इन बहुब्रीहि समासों को पढ़ लीजिएगा, सभी समासों को। समझ रहे हैं ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है। इसका जब हम खंड करेंगे तो दिनम दिनम, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, यानी प्रतिदिनम। समझ रहे हैं ना। तो जहाँ पर पहला पद जो है आपका उपसर्ग हो वहाँ पर जो है आपका अव्ययी भाव समास मान लिया जाता है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है।
संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो संस्कृत भाषा की लिपि आपकी देवनागरी लिपि है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे साथियों, दोस्तों में, समूहों में ज़रूर भेजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमो नमः।